चैप्टर 3 भिन्न संख्याएं विगत वर्ष। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपये है, तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। बच्चों, सबसे पहले ये समझना है कि ये जो लिखाया है इसका मतलब है 3/5, ठीक है। तो मोबाइल में टाइपिंग करते इस प्रकार से नहीं बनता, इसलिए ऐसे लिखा गया है। और यहाँ लिखाया है 1/2, ओके। कई बच्चों को ये जो किग्रा लिखाया है इसका भी मतलब पता नहीं, तो इसका फुल फॉर्म होता है किलोग्राम, ठीक। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपया है, तो 1/2 किलोग्राम, 1/2 किलोग्राम मतलब आधा किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा, ठीक। तो बच्चों, यहाँ यदि हमें ये पता चल जाए कि 1 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना है, तो हम बता सकते हैं आधा किलोग्राम सोने का मूल्य कितना होगा। एग्जाम्पल के तौर पर यदि 1 किलोग्राम शक्कर का मूल्य 40 रुपया है, ठीक, तो आधा किलोग्राम शक्कर का मूल्य पूछा जाएगा, तो इसका हम आधा करेंगे, तो 40 का आधा क्या होता है, 20, है ना। तो कुछ इसी प्रकार से इसे भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि 1 किलोग्राम सोने का मूल्य कितना होगा, ठीक। तो 1 किलोग्राम सोने का मूल्य पता करने के लिए यहाँ पर हमें 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य दिया गया है 240 रुपया, ठीक। अर्थात 1 किलोग्राम सोने में से 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपया है। तो यदि आपको 1 किलोग्राम सोने का मूल्य पता करना है तो हम क्या करेंगे, सोने की मात्रा से सोने की कीमत में हम भाग करेंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो 1 किलोग्राम सोने का मूल्य कहलाएगा। तो यहाँ पर हम 240 रुपये, जो कि 3/5 ग्राम सोने का कीमत है, उसमें हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन नंबर है, दोनों के बीच में डिवाइड है। तो यहाँ पर फिर से आपको परेशानी होगा कि हम इसका डिवाइड कैसे करें। तो जब भी होल नंबर में हो तो हम उसे फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। होल नंबर वाली नंबर के नीचे में बाई 1 लिखो, तो ये भी फ्रैक्शन में चेंज हो गया। तो यहाँ 1 किलोग्राम सोने का मूल्य बराबर हो जाएगा, पहला फ्रैक्शन हम सेम लिखेंगे, है ना, और दूसरा को उल्टा करेंगे। या फिर ऐसे समझ लो 240 का मल्टीप्लाई 5 से होगा, 240 मल्टीप्लाई 5 बाई 1 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, तो नीचे में 3, ओके। अब 3 से 24 डिवाइड है कितने टाइम में, तो 3 8 जा 24, 8 टाइम में, और 0 पीछे लिखेंगे और मल्टीप्लाई 5, ठीक। नीचे में फिर से 3 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 3 से डिवाइड करके ही तो हम 80 लाए हैं, तो फिर से 3 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ तक समझ में आया। और अब हम 80 × 5 करेंगे, तो 5 8 जा 40, 5 8 40, और 1 0 यहाँ बचा है उसे हम पीछे लिखेंगे। तो यहाँ हमें 1 किलोग्राम सोने का कीमत पता चल गया 400 रुपये है, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है आधा किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा, 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 200 रुपया, ठीक। तो यहाँ आधा किलोग्राम सोने का मूल्य पूछा गया है, तो आंसर 200 रुपया है, ठीक। तो ये तो 1/2 पूछा था, इसलिए हमने आसानी से आंसर दे दिया, ठीक है। लेकिन इसी को यदि 1/2 की जगह दूसरा चीज़ रहता, तो इसका आंसर देने के लिए आपको क्या करना है, 240, यहाँ आधा किलोग्राम की कीमत पूछ रहा है, तो 240 का हम 1/2 निकालेंगे, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे,
तो 2 से 40 डिवाइड हो जाएगा 20 टाइम में और एक 0 पीछे, तो भी आंसर क्या आया 200 आया। ठीक, और शॉर्टकट में इसको हम कैसे बना सकते थे, तो उसके लिए भी थोड़ा सा और यहाँ ध्यान देना। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, यहाँ दे रखा है 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपया। ठीक है, तो जब भी कोई नंबर एक फ्रैक्शन में है और बराबर के बाद कोई होल नंबर है, तो फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर का बराबर के बाद वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है और उस नंबर को उल्टा करके ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, ये नीचे में है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नंबर को ऊपर लिखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 240 × 5 और ऊपर के 3 को नीचे लिखा जाता है। ठीक, तो ये जो नंबर है हमें यहाँ पर प्राप्त है ना, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से ये प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे सॉल्व करेंगे तो 1 किलोग्राम सोने का मूल्य 400, फिर 400 का 1/2 का कीमत पूछ रहा है, तो 400 का 1/2 किलोग्राम का मूल्य हो जाएगा 200 रुपया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। 1/2, 3/4 और 5/6 और लास्ट में 10/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। यहाँ सबसे छोटी भिन्न संख्या पूछा जा रहा है। तो यदि छोटी भिन्न संख्या पूछा जाए या बड़ी भिन्न संख्या पूछा जाए या आरोही क्रम में पूछा जाए या फिर अवरोही क्रम में पूछा जाए, यदि दिए हुए फ्रैक्शन में ना हर एक समान है और न ही अंश एक समान है, तो ऐसी स्थिति में यदि छोटी भिन्न पूछा जाए या बड़ी भिन्न पूछा जाए या भिन्नों का आरोही क्रम पूछा जाए या अवरोही क्रम पूछा जाए, सबका आंसर एक तरीके से निकालना वो तरीका ये है कि नीचे वाली नंबर से ऊपर में डिवाइड करना। ठीक, इसमें कुछ बच्चे गलत करते हैं। वो क्या गलत करते हैं, वो इस प्रकार से गलत करते हैं, 2 को अंदर लिखते हैं और 1 से भाग करते हैं, जो कि गलत है। हमें नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है ऊपर वाली नंबर में। ठीक, मतलब ऊपर का नंबर भाज्य संख्या कहलाएगा और नीचे का संख्या भाजक। ठीक, तो 2 का टेबल यहाँ 0 टाइम पढ़ेंगे और माइनस करेंगे तो 1। ठीक, तो ये रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर के आगे जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ डेसिमल लगाते हैं और यहाँ पर 0, तो 2 5 10। ठीक, तो 1/2 का मतलब है 0.5। ठीक, और कोई संख्या पूरी तरह डिवाइड होने के बाद जैसे यहाँ से स्टॉप हो गया तो 0.5 के आगे में कुछ नहीं है, मतलब वहाँ 0 भी है। इसे आप 0.50 भी समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 3 में 4 से डिवाइड करेंगे। नीचे के नंबर यहाँ लिखेंगे, ऊपर का नंबर यहाँ पर। तो 4 से 3 छोटा है, 0 टाइम माइनस करने पर 3 और ये रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर को जब बड़ा बनाएंगे तो यहाँ दशमलव और रिमाइंडर के पीछे में 0। ठीक है, तो 4 पंचे 20, 4 छक्का 24 और 4 सत्ते 28, 4 7 जा 28, 7 टाइम पढ़ेंगे। और अब हम माइनस करेंगे तो 30 में 28 माइनस 2, तो कम से कम दशमलव के 2 अंकों तक हम डिवाइड करेंगे, तो एक अंक तक हो गया। अब फिर से बड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे और 4 से 20 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम में, तो 5 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर। ठीक, तीसरा फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। 5 में 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से छोटा है तो 0 टाइम माइनस करने पर 5, यहाँ दशमलव यहाँ 0। ठीक,
तो 6 6 जा 36, 6 7 जा 42 और 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 50 में 48 माइनस करने पर 2, फिर एक 0 बढ़ाएंगे और 6 3 जा 18, यहाँ 3 टाइम पढ़ेंगे, माइनस करने पर 2। ठीक, अब यहाँ जो रिमाइंडर बचा है उसे बचे रहने दो, आगे सॉल्व मत करो। नेक्स्ट 10 में 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से छोटा है 0 टाइम, माइनस करने पर 10, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, 11 का टेबल 9 टाइम 99, माइनस करने पर कितना बचेगा 1। ओके, तो अब फिर एक 0 हम यहाँ रखेंगे, तो इस बार 11 से ये छोटा है तो इसका टेबल 0 टाइम पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 0 और माइनस करने पर 10। ठीक, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गया, अब डिवाइड करना बंद कर देंगे। ठीक, अब छोटी भिन्न कौन सी संख्या है यह जानने के लिए कौन सा दशमलव संख्या सबसे छोटा है यह हमें जानना है। ठीक है, तो 0.50 और 0.75 और 0.83 और 0.90, इन चारों फ्रैक्शन में या चारों दशमलव संख्या में सबसे छोटी दशमलव संख्या यह है जिसका फ्रैक्शन का मान है 1/2, अर्थात इन चारों फ्रैक्शन में सबसे छोटी भिन्न संख्या है 1/2। ठीक है, तो आंसर होगा 1/2, आंसर 1/2। ठीक है, तो आप लोगों को जब ये क्वेश्चन टेस्ट में पूछा जाएगा तो आंसर 1/2 है बस नहीं लिखना है, आपको लिखना पड़ेगा कि कैसे 1/2 को हम सबसे छोटी भिन्न संख्या मानेंगे। तो उसके लिए ऐसे डिवाइड करना होगा, डिवाइड करके दिखाना होगा। ठीक, तो डिवाइड करके जब आप दिखाओगे तभी आपको इस क्वेश्चन पर नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। 17/21, 17/23, 17/29, 17/25। ठीक, इस क्वेश्चन को आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले समझेंगे आरोही क्रम मतलब क्या। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम में जब कोई नंबर को लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर भी इसे कहते हैं इंग्लिश में। तो असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब लिखते हैं तो स्मॉलेस्ट नंबर सबसे शुरू में लिखते हैं और स्मॉलेस्ट से हम लार्ज नंबर बनाते चलते हैं। तो यहाँ पर आरोही क्रम मतलब फ्रैक्शन को छोटा से बड़ा लिखते जाना है। यदि सभी भिन्नों का अंश समान हो, फिर से बोल रहा हूँ, यदि सभी भिन्नों का अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होता है। देखो फिर से ध्यान दो, यदि अंश वाली संख्या एक जैसी है तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा होता है। इसमें ऐसे मत बोलना कि 29 नीचे में बड़ा है तो ये बड़ा संख्या है, या 21 सबसे छोटा है तो ये सबसे छोटा भिन्न संख्या है। नहीं, इसमें नहीं होता है। जब ऊपर का नंबर एक जैसा होता है तब छोटा नंबर को देखकर छोटा है नहीं बोला जाता है। नीचे का नंबर एक जैसा होता, यदि हर एक जैसा होता तब जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटा होता है, और जिस भिन्न का हर बड़ा वो सबसे बड़ा होता। लेकिन यहाँ पर ये अपोजिट है और इसी में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी हर वाली फ्रैक्शन है 17/29, तो सबसे छोटा यही होगा 17/29। सेकेंड नंबर पर 17/25, थर्ड नंबर पर
17/23, फोर्थ नंबर पर 17/21। ओके, ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है 8/13, 5/13, 11/13 और 7/13 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, या इंग्लिश में इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम में नंबर को हम छोटा से बड़ा क्रम में लिखते हैं। ठीक, तो ये जो आरोही क्रम है ये फ्रैक्शन का भी पूछा जा सकता है और नंबर का भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ देखो, इसके पहले ऊपर अर्थात अंश वाली सभी भिन्नों का नंबर एक समान था। इस बार सभी भिन्नों में हर वाली नंबर एक समान है। ठीक, तो जब सभी भिन्नों का हर समान हो तो जिस भिन्न का अंश छोटा वह छोटा होता है और जिस भिन्न का अंश बड़ा वह बड़ा होता है। तो यहाँ पर आरोही क्रम में लिखना है, मतलब छोटा से बड़ा क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटा है 5/13, 5/13। फिर इसके बाद छोटा है 7/13, 7/13 के बाद छोटा है 8/13 और 8/13 के बाद छोटा है 11/13। ठीक, ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 2/3, 3/7, 5/8 और 4/5 को अवरोही क्रम में लिखिए। यहाँ पर भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान देना, अवरोही क्रम में लिखना है। क्या है, कभी कभी जल्दबाजी में हम अवरोही को आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। अभी तक हम 2 क्वेश्चन बनाए हैं वो आरोही क्रम में था और ये है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा क्रम में लिखा जाता है, बड़ा से छोटा क्रम में लिखा जाता है। अवरोही क्रम को इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अवरोही क्रम को इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पर 4 भिन्न है, न तो सभी भिन्नों का अंश समान है और न ही सभी भिन्नों का हर समान है। तो जब न तो अंश समान हो या न ही हर समान हो तो ऐसी स्थिति में डिवाइड करके ही कौन सा भिन्न छोटा है बड़ा है पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 का टेबल 0 टाइम, माइनस करने पर 2, यहाँ दशमलव यहाँ 0 और 3 6 18, 3 6 18 माइनस करने पर 2, फिर से 20 बनेगा तो फिर से नीचे 18 लिखेंगे और ये फिर से आ जाएगा 6 टाइम में। 3 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से छोटा है 0 टाइम, माइनस करने पर 3, 3 के पीछे 0, यहाँ पर दशमलव, तो 7 4 जा 28, 4 टाइम पढ़ सकते हैं। माइनस करने पर कितना बचेगा, 30 में 28 माइनस तो 2, पीछे 0 रख कर बड़ा बनाएंगे और 7 2 जा 14, 2 टाइम पढ़ेंगे। माइनस करने पर 6। ओके, दशमलव के बाद 2 अंकों तक हमने टेबल पढ़ लिया है तो आगे डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम 5 में 8 से डिवाइड करेंगे, 8 से छोटा है 0 टाइम, माइनस करने पर 5 दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0। ठीक, तो 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, माइनस करने पर 2,
तो इसके पीछे 0 लगाएंगे और 8 2 जा 16, माइनस करने पर 4। ठीक, तो यहाँ पर एक 0 और लगा लेंगे तो 8 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चॉइस है, इसे डिवाइड करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है, क्योंकि हमें तो सिर्फ छोटा कौन है बड़ा कौन है यही पता करना है। तो दो दो अंकों को देखकर हम छोटा बड़ा पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ। अब ये वाला फ्रैक्शन 4 में 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से 4 छोटा है, 0 टाइम, माइनस करने पर 4, यहाँ डेसिमल, यहाँ 0। ओके, और 5 8 जा 40। ठीक, अवरोही क्रम में अरेंज करने के लिए बड़ा से छोटा क्रम में अरेंज करते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है देखेंगे। ठीक, अब इसमें एक बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे, यहाँ पर 66 है, यहाँ 42 है, यहाँ पर 62 है और यहाँ पर 8। ठीक, तो इसको सभी बच्चे लोग सबसे छोटा समझेंगे, क्योंकि यहाँ 8 है समझेंगे। जब कोई नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, जैसे कि यहाँ दशमलव लेने के बाद 4 5 से पूरी तरह डिवाइड हो गया, तो 8 के पीछे कुछ नहीं, मतलब क्या है 0, तो इसे 8 नहीं 0.80 पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ 0 रखेंगे तब हम क्लियर रूप से इसको अरेंज कर सकते हैं। यदि आप 0 नहीं रखोगे तो डेफिनेटली गलत ही लिखोगे। ठीक है, अभी इस आधार पर सबसे छोटा यही बन रहा था यदि 0 को नहीं लिखा था तो, और अभी सबसे बड़ा यही बन रहा है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर को लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर 4/5 है, 4/5। सेकेंड में बड़ा कौन है, ये वाला है 0.66, ये आया है 2/3 के बदले, और इसके बाद 0.62, तो ये आया है 5/8 के बदले, लास्ट में 3/7। ठीक है, तो ये है हमारा अवरोही क्रम में आंसर, अवरोही क्रम में आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 80% को भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो 80 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100, तो एक आंसर ये है 80% को भिन्न के रूप में ऐसे लिख सकते हैं 80/100। ठीक, यदि ऑप्शन इसका लोवेस्ट फॉर्म में है तो लोवेस्ट फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी नंबर 20 है, तो 20 से 84 टाइम में, और 100 20 से 5 टाइम में डिवाइड होगा, तो एक आंसर यह भी है। ठीक, तो जब कभी आप लोगों को यह क्वेश्चन दूंगा तो बुक के अनुसार मत देना, इस आधार पर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है। इसे भिन्न के रूप में बदलने पर क्या परिणाम मिलता है बताना है। ठीक, अब बहुत से बच्चे ये परिणाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, परिणाम शब्द से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो परिणाम मतलब होता है रिजल्ट, मतलब कि ये दशमलव वाली संख्या को जब भिन्न में बदलेंगे तो कैसे हम उसे लिखेंगे, है ना। तो जो इस दशमलव को हम जिस प्रकार से भिन्न में लिखेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, इसका परिणाम बोलेंगे। ठीक, तो परिणाम मतलब इसको कैसे लिखना है, बस उसी शब्द के लिए यहाँ पर परिणाम शब्द आया है। ठीक, तो 1.25 इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो पहले दशमलव को हटा लेते हैं, तो 1 लिखेंगे और दशमलव को हटा लेना, उसके बाद 2 लिखो, फिर 5 लिखो। ठीक, और यहाँ पर फ्रैक्शन लाइन बनाओ। यहाँ देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं,
तो दशमलव के बाद जितना अंक होगा पहले उतना जीरो लिखो। तो 2 अंक है, 2 जीरो लिखेंगे और 2 जीरो लिखने के बाद इसके सामने में लिखना है 1। यदि इसी 1 को आप शुरू में लिखते हो तो गलत हो जाएगा। अब कई बच्चे कई तरह से सोचते हैं, 2 जीरो लिखेंगे और 1 लिखने के कर आगे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर बच्चे पीछे से नहीं सामने से शुरू करते हैं, है ना। लिखना सामने से शुरू करते हैं, 1 जीरो 2 जीरो लिखे और यहाँ 1 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। देखो दशमलव के पीछे में 2 अंक हैं, तो पीछे में 2 अंक जीरो लिखने के बाद इसके सामने में लिखना है 1। तो 1.25 को भिन्न में लिखने पर परिणाम आएगा 125/100। एक आंसर यह है। या फिर इसका लोवेस्ट फॉर्म भी निकल रहा है, तो लोवेस्ट फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो दूसरा आंसर क्या है, दोनों किससे डिवाइड है, बड़ी से बड़ी संख्या 25 से। तो 125 होगा 25 से 5 टाइम में डिवाइड और 100 होगा 4 टाइम में डिवाइड। तो ये भी आंसर है। ठीक, और ऊपर का नंबर बड़ा है तो आंसर मिश्र भिन्न में भी हो सकता है। तो मिश्र भिन्न में निकालोगे तो कैसे निकालोगे, यहाँ 4 का टेबल 1 टाइम पढ़ सकते हैं, है ना। तो 5 में हम 4 अब माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और डिवाइजर नंबर को सेम लिखते हैं, तो ये भी एक आंसर है। ठीक, तो टेस्ट लिया जाएगा तो आपको ये तीनों आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 8, 4/3, 5/9 और 6/18 का योग है। ठीक, इसका योग निकालना है। तो भिन्नों को जोड़ना आप लोगों को सबसे ज़्यादा मैंने सिखाया है। यहाँ भिन्नों को जोड़ना है, तो यहाँ से तीनों भिन्नों के बीच में हम प्लस साइन इस्तेमाल करेंगे और अब इसको जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखो जिस भिन्न का लोवेस्ट फॉर्म निकल रहा है उसका लोवेस्ट फॉर्म शुरू में ही निकाल लो तो ज़्यादा अच्छा है, और शुरू में नहीं निकालते हो तो लास्ट में निकालना तो भी आंसर सही आएगा। ठीक, तो दोनों में से कोई भी एक काम शुरू में ही कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इस वाली भिन्न का लोवेस्ट फॉर्म निकल रहा है, तो लोवेस्ट फॉर्म मैं पहले से निकाल लूँगा। 4/3 का लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा, 5/9 का लोवेस्ट फॉर्म नहीं निकलेगा। लोवेस्ट फॉर्म मतलब सरलतम रूप, और 6/18 का लोवेस्ट फॉर्म निकलेगा। दोनों डिवाइड है 6 से, तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। ठीक, तो इस तीनों भिन्न को जोड़ने के बजाय अब मैं इस तीनों भिन्न को जोड़ूंगा। ओके, तो भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, सबसे पहले हरों का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो 2 3 है तो एक 3 को हटा दो और फिर एक 3 दूसरी 9 को डिवाइड भी कर रहा है। ठीक, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा, ये बड़ी संख्या 9 हो जाएगा। बट आपको ये काटा फिटी वाला समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल आप 3 लिखो, 9 लिखो, 3 लिखो और इसका निकालो एलसीएम। 3 से डिवाइड है 1 टाइम में और 3 से 9 डिवाइड है 3 टाइम में और 3 से 3 डिवाइड है 1 टाइम में, और यहाँ पर 3 सिर्फ 3 से डिवाइड है 1 टाइम में। तो एलसीएम निकालने के लिए अब ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जा 9, तो एलसीएम नंबर बना 9। ओके, अब हम एक लंबा फ्रैक्शन लाइन बनाएंगे और एलसीएम नंबर को नीचे लिखेंगे। एलसीएम नंबर नीचे लिखेंगे और एलसीएम नंबर नीचे लिखने के बाद फिर क्या करते हैं, देखो एलसीएम हम हरों का निकाले हैं तो हर में एलसीएम नंबर लिखे हैं। ठीक, अब यहाँ पर पहला फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसी एलसीएम नंबर में पहला फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड आप ऐसे अपने माइंड में कर लेना, नंबर छोटा है तो अपने माइंड में ही कर लो, जल्दी हो जाएगा। तो 3 से
9 डिवाइड होगा 3 टाइम में, तो यहाँ पर भागफल कितना आया 3, और इसी 3 से ये ऊपर का अंश वाली नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो 4 3 जा 12, और डायरेक्ट यहाँ पर लिखो 12, फिर यहाँ पर प्लस। ठीक, अब यही प्रक्रिया फिर से, अब अगला फ्रैक्शन के नीचे में क्या है 9, तो यहाँ 9 लिखो, 9 से 9 में डिवाइड करो 1 आया, और ऊपर में कौन सा नंबर है 5, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 1 जा 5, फिर से प्लस लिखेंगे। ठीक, अब तीसरा फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, तो तीसरा फ्रैक्शन के नीचे में क्या है 9, तो 9 से 3 में डिवाइड करोगे 3 टाइम में डिवाइड होगा, ऊपर में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 1 जा 3 आया, तो 3 यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो 9 को चलो ऐसे बीच में लिख लेते हैं। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, तो 12 और 5 17, 17 और 3 20, तो 20/9। ठीक, एक आंसर यह है। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, ऊपर का नंबर बड़ा है मतलब आंसर मिश्र भिन्न में निकल सकता है। ठीक, तो या फिर 9 से 20 में डिवाइड करेंगे, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 2 टाइम पूरा पढ़ सकते हैं, तो 2 होल नंबर हो जाएगा, और 20 में 18 माइनस करने पर 2 बचेगा, नीचे में 9 का 9, एक आंसर यह भी है। ठीक, तो आपको कम से कम 2 आंसर देना है, यहाँ तक या फिर यहाँ तक, दोनों में से कोई भी एक आंसर दे सकते हैं। ठीक है, या फिर आप दोनों आंसर दे दो, ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9, 1/4, 1/2, 2/3 और 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो यहाँ पर सभी का हर एक समान नहीं है, और सभी का अंश भी एक समान नहीं है। 2 का अंश समान है, यहाँ 2 का हर समान है। ठीक, सभी का समान होता तो ट्रिक से हम बना सकते थे। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में डिवाइड करके बनाओ और सही आंसर निकलेगा। तो 1 में 4 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम, माइनस करने पर 1, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, और 4 2 जा 8, 2 टाइम, माइनस करने पर 2, यहाँ पीछे में 0, तो 4 से 20 डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम में। ओके, माइनस करने पर 0। अब 1 में 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 का टेबल 0 टाइम, माइनस करने पर 1, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, और 2 5 जा 10। ठीक, तो देखो यहाँ पर 1 2 से पूरी तरह डिवाइड हो गया दशमलव के बाद। ठीक है, एक ही अंक लेने के बाद हो गया, तो यहाँ कुछ नहीं मतलब 0 है। ठीक है, जब पूरी तरह नंबर डिवाइड हो जाए तो कोई नंबर के पीछे कुछ नहीं, दशमलव के बाद यदि कोई नंबर है, पूरी डिवाइड होने के बाद कोई नंबर है, तो उस नंबर के पीछे कुछ नहीं मतलब 0 होता है। ठीक, और 2 में 3 से डिवाइड करेंगे, 2 में 3 से डिवाइड, तो 3 से छोटा है 0 टाइम, माइनस करने पर 2, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, माइनस करने पर 2, फिर से 0, तो फिर से नीचे में 18 आ जाएगा, कितने टाइम में 6 टाइम में। लास्ट फ्रैक्शन है 3 में 4 से डिवाइड करना, तो 4 से छोटा है 0 टाइम, माइनस करने पर 3, यहाँ दशमलव, यहाँ 0, और 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, माइनस करने पर 2, 20 बन जाएगा, और 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। ओके, हमें सिर्फ यह पता करना है सबसे बड़ी भिन्न कौन है। तो देखो कौन सा दशमलव नंबर सबसे बड़ा है, अभी वाला 0.75। ठीक,
यही नंबर बड़ा है, तो कौन से फ्रैक्शन के बदले आया है? 3/4 के बदले। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 3/4, ये है आंसर। ओके, तो सिर्फ डायरेक्ट ये नंबर बड़ा कहकर आपको नहीं बताना है, सबसे पहले आपको डिवाइड करके सभी के लिए दशमलव नंबर दिखाना होगा, उसके बाद फिर आप ये आंसर मानोगे तो सही करूँगा। डायरेक्ट इसी बस को आंसर के रूप में दिखाओगे तो गलत मानूंगा, क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा कि कैसे आपने यही बड़ा है पता किया है। क्वेश्चन नंबर 10, दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या 46/50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इस क्वेश्चन को समझने के पहले एक एग्जाम्पल को समझो। कोई सभी दो संख्या लेते हैं, जैसे कि 5 और 7। ठीक है, तो ये दो संख्या हो गया। यदि हम दो संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 5 जा 35, तो 35 क्या कहलाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल या दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है। ठीक, गुणनफल ये है दो संख्या का गुणनफल। ठीक, तो यदि दो संख्या का गुणनफल दिया हो और 7 या 5 दोनों में से कोई भी एक संख्या हम यदि हटा लें ये, ठीक, तो हम इस 7 को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सोचो, हम इस 7 को प्राप्त कर सकते हैं दो संख्या के गुणनफल में एक दी हुई संख्या से भाग करके। ठीक है, एक दी हुई संख्या से क्या करना है? दो संख्याओं के गुणनफल में भाग करेंगे। तो 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम में, तो यहाँ का खाली वाला नंबर हमें मिल गया, 7 आया कहकर। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर करना है। जैसे हमें सबसे पहले ढूंढना होगा दो संख्या का गुणनफल, तो यहाँ पर बताया गया है दो संख्या का गुणनफल 23/50 है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 23/50 या 23/50। ठीक, तो दो संख्या मिल गया, दो संख्या का गुणनफल मिल गया। तो इसी में डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? दी हुई संख्या, जैसे यहाँ पर दी हुई संख्या 5 था, है ना, तो यहाँ पर एक संख्या या दी हुई संख्या क्या है? 46/50 है। ओके, तो भिन्नों का डिवाइड करना सिखाया गया है। पहला भिन्न को सेम लिखते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई करके इस भिन्न को उलट देते हैं, तो नीचे का 50 ऊपर और ऊपर का 46 नीचे। ठीक, देखो यदि इनटू का चिन्ह है, दो फ्रैक्शन का सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो जो संख्या नीचे है वही संख्या ऊपर में भी है, तो ये दोनों को हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कर देना मतलब छोड़ देते हैं। ठीक है, 50 को नीचे का 50 और ऊपर के 50 को छोड़ दो, तो क्या बचा हमारे पास? 23/46। अब इसका लोवेस्ट फॉर्म भी नहीं निकल रहा है और दूसरा चीज मिश्र भिन्न भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये उचित भिन्न है, ऊपर का नंबर छोटा है। तो यहीं तक रहेगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 प्राप्त हो? ठीक, 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो? अब इस क्वेश्चन को भी एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे एक संख्या है 8 में यदि हम 3 घटाते हैं तो बताओ क्या मिलेगा? 5, है कि नहीं? तो यहाँ पर इसके पैटर्न को समझो। यदि यहाँ पर से 3 को हम हटा दें, ठीक, और ये पूछा जाए कि 8 में से कितना घटाए कि हमें 5 प्राप्त हो। अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 8 में से कितना घटाए कि 5 प्राप्त हो। ठीक, तो यहाँ पर कौन से नंबर को 8 में घटाने पर 5 प्राप्त हुआ है ये पता करना है। तो यहाँ की नंबर पता करने के लिए देखो ऊपर में 8 है, अभी भी 8 ही लिखेंगे, और इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह के नंबर को पता करने के लिए कि 8 में कौन सा नंबर घटाए जिससे 5 प्राप्त हो,
तो वह नंबर पता करने के लिए ये जो प्राप्त नंबर है इसको भी 8 में माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 3। तो यहाँ पर 8 में 5 माइनस करने पर जो 3 प्राप्त हुआ है वो यहाँ का नंबर है। आ रहा है समझ में? तो सेम इसी पैटर्न पर ये भी बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर वह संख्या जिसमें कोई संख्या को हमें घटाना है वह है यहाँ पर 8 और यहाँ पर वह संख्या कौन सा है 5/15। ठीक है, तो इसको ध्यान मत देना, अभी जो लिख रहा हूँ वो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यहाँ पर 8 के जैसा नंबर है 5/14। ठीक, तो 5/14 में हमें घटाना है। क्या घटाना है? यहाँ पर घटाने पर जो नंबर प्राप्त हो रहा है उसी नंबर को इसी में घटा देंगे। जैसे यहाँ पर 5 प्राप्त हुआ है, 8 में 3 घटाने पर 5 प्राप्त हुआ है, तो 3 को पूछा जाएगा तो यहाँ 5 प्राप्त नंबर को 8 में फिर से घटाए हैं, वैसे ही यहाँ पर जो प्राप्त नंबर है उसको हम इसमें फिर से घटाएंगे 7/42। तो भिन्नों का घटाना सिखाया गया है। ठीक, सबसे पहले हरों का क्या निकालते हैं एलसीएम। ठीक, तो हरों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ 14 42 को भाग कर रहा है तो बड़ा नंबर ही एलसीएम हो जाता है, 14 तिया 42 होता है। ठीक, अब नीचे वाली नंबर से एलसीएम में भाग करते हैं तो 14 तिया 42, 3 आया भागफल, 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करो। ठीक, तो 5 तिया 15 या 5 3 जा 15, माइनस का माइनस। 42 को 42 में डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। ओके, अब 15 में 7 माइनस करो 8 और नीचे में 42 का 42। लेकिन इस भिन्न का लोएस्ट फॉर्म भी निकल रहा है ना, तो एक आंसर ये भी है। ठीक, या फिर इसका लोएस्ट फॉर्म में आंसर हो जाएगा, दोनों किससे डिवाइड है, दोनों डिवाइड है 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 8 होता है तो 2 यहाँ लिखेंगे। ठीक, और नहीं गलत हो रहा है, 4 से ये डिवाइड नहीं है तो दोनों 2 से डिवाइड हैं। 2 के टेबल से 8 हो जाएगा 4 टाइम में, और ये 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 4/28 हो जाएगा। ये भी एक आंसर है। तो आंसर आपको दोनों प्रकार से देना है। क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाओ। ठीक है, देखो सबसे पहले ये फ्रैक्शन को कैसे लिखना है ये जान लो, क्योंकि बुक में जो फ्रैक्शन बनाने के लिए जो टाइपिंग किया है वो मोबाइल में नहीं बनता है, इसलिए उसको ऐसे हमने लिखा है। ठीक है, तो यदि आपको क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार प्रिंट में मिलता है तो आपको पहले इसको अरेंज करना है। कैसे? देखो, जो कॉमा के पहले है ये होल नंबर है, और होल नंबर के बाद जो फ्रैक्शन नंबर है उसको यहाँ ऐसे लिखना, 6 होल 1/5 ऐसे लिखना है। फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, और ये 16 होल 1/5 इंटू 16 होल 4/5। ठीक, तो यहाँ पर ये मिश्र भिन्न में है, ये भी मिश्र भिन्न में है। भिन्नों का मल्टीप्लाई करना सिखाया गया है, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। लेकिन यदि आपका फ्रैक्शन ही मिश्र भिन्न में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अनुचित भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं, नीचे का नंबर नीचे ही लिखना है। अब ऊपर में क्या लिखोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और ऊपर में जो नंबर है उसे उसी के साथ जोड़ देना है। तो 16 पंचे 80 और 1 81, 81। नीचे में 5 का 5 लिखेंगे, 16 पंचे 80, 80 4 84। ठीक, तो ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से। फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। तो नीचे का नीचे से 25 और ऊपर का ऊपर से। हम यहाँ रफ कार्य कर लेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट टेबल इसका नहीं पढ़ पाएंगे। 4 1 जा 4
और 4 8 जा 32। ठीक, 1 प्लेस का नंबर कंप्लीट, 1 प्लेस को छोड़कर लिखेंगे। ये 10th प्लेस का नंबर है, तो इसका नंबर 10 प्लेस से लिखना स्टार्ट करते हैं। 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। इस नंबर को ऐड करेंगे। 4 10 कैरी 1 तो 8 और ये 6 8 6 8 0 4। अब यहाँ पर इसका आंसर हम मिश्र भिन्न में भी दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर की नंबर बड़ी है। ठीक है, तो डिवाइड भी करेंगे। 6 8 0 4 डिवाइड 25। ठीक, तो 25 से बड़ा ये यहाँ से 2 डिजिट लेने पर होगा 68। तो 25 दूनी 50, 2 बार हमने पढ़ा। माइनस करूं तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1 18। एक जीरो नीचे लाएंगे, 180 हो जाएगा। अब 25 का पहाड़ा कितने बार पढ़ सकते हैं? 4 बार में 100, 5 बार में 125, 6 बार में 150, 7 बार में 175। 7 बार पढ़ सकते हैं। यहाँ 7 लिखेंगे और माइनस करेंगे। तो 10 में 5 माइनस 5, इसमें 1 माइनस कर देंगे तो 7 हो जाएगा। 7 में 7 माइनस 0, इस तरफ छोड़ दो। 4 नीचे और 25 दूनी 50, 2 बार माइनस करने पर कितना बचा? 4। ठीक, तो मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे? इसे होल नंबर के रूप में लिखते हैं। भागफल को 272 बाई 272 होल 4 बाई 25। ठीक, ये भी आंसर है। तो 2 आंसर निकलेगा, यहाँ तक, फिर यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक आपको आंसर निकालना है, 2 आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 3/8 के तुल्य भिन्न होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर बगैर ऑप्शन के हम नहीं दे सकते हैं, इसीलिए इसके लिए इसका ऑप्शन हमें लिखना होगा। पहला ऑप्शन है 9/16, दूसरा ऑप्शन है 6/24 और तीसरा ऑप्शन है 6/16। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो सबसे पहले समझेंगे तुल्य भिन्न मतलब क्या होता है। तुल्य भिन्न का मतलब होता है कि दिए हुए ऑप्शन में से कौन से भिन्न का लोवेस्ट फॉर्म हम निकाले तो इसके समान ही नंबर प्राप्त हो। तो जिस भिन्न का लोवेस्ट फॉर्म 3/8 होगा वही भिन्न 3/8 का तुल्य भिन्न कहलाएगा। आया समझ में? तो अब लोवेस्ट फॉर्म निकालो। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 9 और 16 को डिवाइड करे? कोई नहीं है, तो ये लोवेस्ट फॉर्म में ही है। क्या कोई एक ही ऐसा नंबर है, बड़ा सा बड़ा कोई एक ही नंबर है जो 6 और 24 को डिवाइड करें? तो है, कौन सा नंबर है? 6 ही है। 6 कम 6 होता है, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 1/4 बना, इसके जैसा नहीं बना। ठीक, तो ऑप्शन 2 कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन 3 में आ जाओ। क्या कोई ऐसा नंबर है जो 6 और 16 को डिवाइड करे? यस, कौन सा है? 2 है। तो 2 के टेबल में 6 आएगा 3 टाइम में और 2 के टेबल में 16 आएगा 8 टाइम में। तो 3/8 और यहाँ पर भी है 3/8। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ।
एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारिता है। ठीक, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे, फिर कुछ शब्दों को इसमें समझाएंगे। एक ड्रम, तो दूध वाला ड्रम देखे हैं इस प्रकार से होता है ना। यादव लोग, ज़्यादातर यादव लोग को देखने को मिलता है, वो जब अपने गांव से दूध लेकर दूसरे गांव, है ना, शहरों में जाते हैं या दूसरे गांव में जाते हैं, तो इस प्रकार का एक ड्रम बाइक में रखकर वो लोग लेकर जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे एक ड्रम है, ठीक है, उसमें इस ड्रम में से 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध की ज़रूरत है तो ड्रम की धारिता है। अब यहाँ धारिता का मतलब समझो, है ना। कई बच्चों को इसी का मतलब समझ में नहीं आता है। धारिता मतलब क्या है? धारिता मतलब होता है धारण क्षमता। जैसे कि ये जो दूध का ड्रम है, ठीक, तो इस ड्रम में पूरा जितना दूध भरा जाएगा वह इसका धारिता कहलाएगा। सरल एग्जाम्पल में आप लोग पास पानी बॉटल होता है, तो आपके पानी बॉटल में जितना उसके अंदर पानी भराएगा वो आपके पानी बॉटल का धारिता कहलाएगा। ठीक है, चलो अब समझते हैं हम कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे। ठीक है, देखो, ये ड्रम में पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना लीटर दूध आएगा हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें यह बोला है कि ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा है। मान लो इसका 1/5 भाग, मान लो, समझो कि मान लो इतना ही हिस्सा है, तो इसके नीचे तक में दूध भरा हुआ है। ठीक, और ऊपर का भाग खाली है, यहाँ से पूरा यहाँ तक ऊपर का भाग खाली है। ठीक, तो इस खाली भाग में 28 लीटर और दूध भर देंगे तो ये ड्रम पूरा भरा जाएगा। मतलब कि ये ड्रम को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक ऊपर का भाग जो खाली है, जिसमें आप 28 लीटर पानी दूध भरोगे तो ये पूरा भरा जाएगा। लेकिन उसके पहले नीचे में पहले से बताया गया है कि दूध भराया है कितना, 1/5 भाग दूध भरा है। ठीक, तो इसको समझाने के पहले अभी मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, उसे समझने का प्रयास करो। ठीक, तो मान लो कोई दो संख्या है। ठीक है, एक संख्या है 15 और दूसरा संख्या है 25। ठीक, यदि हम दोनों को जोड़ दें तो कितना होगा? 40। दोनों को जोड़ने पर कितना आया? 40। ठीक, तो अब इसी के माध्यम से ये समझो, मान लो एक ऐसी और दूध का ड्रम है जिसमें कुल 40 लीटर दूध भराता है। पूरा कितना भराता है? 40 लीटर। ठीक, अभी ये क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल नहीं है, अभी जो उदाहरण लिया हूँ उसके लिए है। यदि इस ड्रम में हम पूरा दूध भरेंगे तो मान लो भराता है 40 लीटर। ठीक, 40 लीटर दूध भराता है। तो 40 लीटर में से यदि सिर्फ 15 लीटर भराया है, कितना? 15 लीटर दूध इसमें भरा है, तो खाली भाग जो बचा है उसमें कितना दूध भरना पड़ेगा बताओ? 25 लीटर भरना पड़ेगा कि नहीं? है कि नहीं? तो यदि मैं ये पूछूंगा कि एक ड्रम है उसमें 40 लीटर दूध भराता है, उसमें से सिर्फ 15 लीटर दूध भराया है, पूरा भरोगे कितना भराएगा? 40 लीटर, लेकिन अभी भराया कितना है? 15 लीटर। तो ये खाली भाग में और कितना दूध भराएगा? तो ये खाली भाग को बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जितना इस ड्रम में दूध आता है, कुल दूध की मात्रा जितना आता है, उसी में जितना दूध भरा है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने पर कितना बचेगा? 25। ठीक, तो अब हम बता सकते हैं कि खाली भाग में 25 लीटर आएगा। ठीक, अब इसी प्रकार से अब इसके सॉल्यूशन में चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो दूध की मात्रा है वो नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में है, और यहीं से ही दिक्कत है।
तो दूध कितना लीटर है ये हमें पता नहीं, लेकिन दूध की मात्रा यहाँ पर कितना है ये बताया गया है। ठीक है, तो दूध की मात्रा यहाँ पर 1/5 भाग है, और ये जो खाली भाग है उसमें 28 लीटर दूध और भराएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि इस पूरे ड्रम में ऊपर से नीचे तक कुल कितना लीटर दूध भराएगा, तो हमें पता नहीं। तो ऐसी स्थिति में दूध की कुल मात्रा या इस ड्रम की धारण क्षमता को 1 लीटर मानना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा भरा रहा है ना, तो ये x क्या है, जैसे कि पहले हम एग्जाम्पल में 40 माने थे, 40 क्या था, कुल ड्रम में दूध की क्षमता था। ठीक, तो जैसे 40 कुल ड्रम की धारण क्षमता है, और यहाँ क्वेश्चन में हमें पता नहीं, इसीलिए हम ये 40 की जगह, या एग्जाम्पल में जैसे 40 है वैसे ही यहाँ पर हम 1 लीटर माने हैं। ठीक, तो जब दूध 40 लीटर था तो खाली भाग पता करने के लिए यहाँ दिए हुए नंबर को, जितना लीटर दूध भराया था उसको हम इसमें माइनस किए थे, है कि नहीं। तो यहाँ पर जितना लीटर इसमें भराया गया है, बोला गया है, जैसे यहाँ माइनस किए वैसे इस नंबर को भी इसमें हम माइनस करेंगे। तो 1/5 को हम इसमें माइनस करेंगे। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन और है, एक को ही डिटेल समझा रहा हूँ, बाकी को फिर आप लोग समझ लेना। तो एक समय 1/5 को माइनस करेंगे, तो जैसे यहाँ पर हम 40 में 15 को माइनस किए तो 25 क्या था बताओ, ये शेष भाग था, ऊपर का खाली भाग था, ये क्या था, खाली भाग था। तो वैसे ही कुल ड्रम की धारण क्षमता में जितना भरा हुआ है उसको हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, खाली भाग होगा। ठीक, कितना खाली भाग बचा है उसका हिस्सा पता चलेगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये जान लो। देखो नीचे में 5 है तो 5 का 5 ही लिखना, 5 का 1 से गुणा हो जाएगा 5x, 5x में 1 से घटा देंगे तो 4x, ये है खाली भाग। ठीक है, ये क्या है, खाली भाग। तो क्वेश्चन ने बोला है जो खाली भाग है उसमें 28 लीटर दूध भराएगा, तो बराबर हम यहाँ पर लिखेंगे 28 या 28। ठीक, तो क्वेश्चन जब भी इस प्रकार के फॉर्मेट में हो, एक फ्रैक्शन नंबर और बराबर के बाद कोई होल नंबर, तो फ्रैक्शन के नीचे वाले नंबर का ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना। ठीक, और ऊपर के 4 को नीचे लिखना। तो x का क्या होगा, x का तो वैल्यू हमें पता करना है। x क्या है भाई, x है इस ड्रम में कुल कितना लीटर पानी आएगा, उसी को हम अभी x मानकर चल रहे हैं। तो कुल ड्रम में कितना पानी कुल कितना दूध आएगा उसे हम x मान लिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में लिखेंगे 28 × 5 और नीचे में 4। ठीक, तो 4 से 28 डिवाइड है, 4 से 28 डिवाइड है कितने टाइम में, 4 × 5 = 20, 4 से 24 और 4 × 7 = 28 और मल्टीप्लाई 5। तो x का वैल्यू 7 × 5 = 35, मतलब ये ड्रम में कुल कितना लीटर पानी भराएगा, 35 लीटर। ठीक, और यही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, और ये भी अभी की तरह ही क्वेश्चन है। एक ड्रम पानी से एक तिहाई भरा हुआ है, यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता हो तो ड्रम की धारिता होगा। यहाँ पर यह समझो 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 1/3। ठीक, तो इस बार ये जो ड्रम है ना, इसमें इस बार पानी भराने की बात हो रहा है, इसके पहले दूध भराने की बात हो रहा था। तो ड्रम का मान लो 1/3 भाग भरा है। ठीक, और ऊपर में खाली भाग है, तो खाली भाग में 60 लीटर और पानी डालोगे तो ये पूरा भर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कुल कितना लीटर पानी आएगा हमें पता नहीं,
तो माना कि x लीटर पानी आता है। ठीक है, तो x लीटर क्या है? कुल ड्रम की धारण क्षमता है। तो जितना पानी अभी भराया हुआ है, ठीक, ये तो खाली भाग में डालेंगे उसके लिए है, तो पहले तो खाली भाग पता करना पड़ेगा। पहले ये देखेंगे कि कितना लीटर पानी भरा हुआ है। तो 1/3 भरा हुआ है, तो कुल ड्रम की पानी की मात्रा में 1/3 पानी को हम घटाएंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा खाली भाग। नीचे में 3 का 3, 3 का 1 से गुणा 3x, 3x में एक x से घटा देंगे तो 2x। ये है खाली भाग। ड्रम का कुल इतना ये है खाली भाग। तो जो खाली भाग है उसमें 60 लीटर पानी भराएगा, तो बराबर 60 लिखेंगे। ठीक, अब x की वैल्यू निकाल रहे हैं। 3 और 60 का गुणा हो जाएगा। ठीक, इनटू में 3 को पहले लिखो या 60 को, कोई अंतर नहीं होता है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। 2 के टेबल में 60 आएगा, कितने टाइम में? 30 टाइम में। 30 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा 90 लीटर। ठीक, तो ड्रम में कुल कितना लीटर पानी भराएगा? 90 लीटर। ठीक, अब क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि 1/3 मतलब ड्रम में कितना लीटर शुरू पानी भरा हुआ था। 1/3 लीटर पानी भरा है ना? तो 1/3 का मतलब ड्रम में कितना लीटर पानी भरा हुआ है बताओ, ऐसे पूछ दिया। तो कैसे बताओगे 1/3 का मतलब कितना लीटर पानी भराया है? जब आंसर पता है ना, कुल ड्रम में 90 लीटर भराएगा, इससे ज़्यादा नहीं भराएगा। और खाली भाग में कितना भराएगा बता दिया है, 60 लीटर। तो 60 को माइनस कर दो, कितना आया? 30 लीटर। तो 1/3 का मतलब है कि ड्रम में पहले 30 लीटर पानी भरा हुआ था। ठीक, इसी प्रकार इसको भी हम बता सकते हैं। ठीक, इस दूध के ड्रम में कुल कितना लीटर पानी भराएगा? 35 लीटर। तो 1/5 मतलब कितना लीटर पानी भरा हुआ था शुरू में? तो 135 का निकालो 1/5। ठीक, तो 5 के पहाड़ा में 35 आएगा, 7 बार में 7 लीटर पानी भरा हुआ था। 7 लीटर दूध भरा हुआ था। ठीक है, या फिर इसी को घटाकर भी बता सकते थे। कुल 35 लीटर दूध भराया है और खाली भाग में कितना है? 28। तो 28 को इसमें माइनस कर दो, 15 में 8 घटा दो 7, और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो घटाकर भी पता कर सकते हैं, और कुल दूध की मात्रा का हम 1/5 भाग निकाल कर भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसका कुल लीटर कितना है? कुल लीटर पानी 90 लीटर है। तो 90 का यहाँ 1/3 भाग निकाल लो, 1/3। तो 3 के पहाड़ा में 90 आएगा 3 बार में, और 0 का 0 यहाँ पर। ठीक, तो भी कितना आया? 30 आया। यहाँ पर भी देखो 30 आया था। ओके, हमारा आंसर ये है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा थोड़ा समझाने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ। इसमें क्या बोला है? एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है। टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा है। इसमें से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया है। इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि यह पूरी तरह से भर जाए? ठीक है, ये भी आसान है। देखो, ये एक पानी टंकी है। ठीक, ज़्यादातर हम घरों में ऐसे वाला टंकी बनाते हैं, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, या पानी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो मान लो ये पानी टंकी है, इसमें हम पूरा पानी भरते हैं। ठीक है, नीचे से पूरा ऊपर तक पानी भरते हैं, तो 45 लीटर पानी भराता है। इसके पहले के 2 क्वेश्चन में कुल कितना लीटर दूध या पानी भराता है हमें पता नहीं था, लेकिन इस बार कुल कितना पानी भराएगा ये पता है। ठीक है, तो इसे हम पूरा भरेंगे तो 45 लीटर पानी भराएगा। ठीक, लेकिन अभी पूरा 45 लीटर पानी नहीं भराया है। 45 लीटर में से सिर्फ भराया है
45 लीटर का सिर्फ 3/5 भाग बस पानी भराया है। तो यहाँ पर हमें ये पता करना पड़ेगा कि 3/5 का मतलब कितना लीटर पानी से है। ठीक, तो ये किसका हिस्सा है? इसका हिस्सा है। तो 45 का निकालेंगे 3/5 भाग, ऐसे लिखना है। देखो 45 का निकालेंगे 3/5, तो यहाँ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। ठीक, तो मल्टीप्लाई होने की स्थिति में ऊपर इस नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर से होता है, इसलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 45 इंटू 3/5। ठीक, तो 5 से 45 डिवाइड हो जाएगा 9 बार में, और 9 तिया 27। तो 3/5 कहने का मतलब है कि 27 लीटर पानी इसमें भराया हुआ है। कितना पानी भराया है नीचे में समझो, 27 लीटर पानी भरा हुआ है। ठीक, अब आगे फिर क्या बोला है? इसमें से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया। तो 5 लीटर पानी प्रयोग कौन सा में से 5 लीटर पानी प्रयोग में ला रहा है? 45 में से कि 27 में से? भाई अभी भरा हुआ पानी की मात्रा कितना है? 27 है ना। तो 5 लीटर पानी प्रयोग में लाएगा तो इसी में से लाएगा, तो इसमें और 5 माइनस कर दो, कितना बचा? 22। तो अब 22 लीटर पानी बच गया। अब और कम हो जाएगा, अब यहाँ पानी की मात्रा और कम हो जाएगा। ठीक, फिर क्या बोला है? इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि यह पूरी तरह भर जाए? तो अभी 22 लीटर पानी भरा हुआ है, और पूरा भरोगे तो 45 लीटर पानी भराएगा। तो क्या करो, 45 में 22 को घटा दो, तो अभी 23 लीटर इसमें पानी और भरेंगे। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 लीटर। क्वेश्चन नंबर 17, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। ठीक है, मतलब ये इसी प्रकार से है। ये है पानी टंकी। ठीक है, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, तो 2/3 का मतलब समझो 2/3। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है? ठीक, ये पहले बार जो हम दूध वाला क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम उसी प्रकार है। ठीक है, तो पानी टंकी में कुल कितना लीटर भराएगा हमें पता नहीं, इसके पहले पता था लेकिन अभी पता नहीं। तो इसमें कुल जितना लीटर पानी भराएगा उसको हम x मानेंगे, और 2/3 भरी हुई है तो 2/3 को इसमें हम घटा देंगे। तो नीचे में 3 का 3, 3 का x से मल्टीप्लाई 3x, 3x में 2x घटा देंगे तो 1x बचेगा। ठीक, तो x बस लिखेंगे, ऐसे 1x नहीं लिखते हैं, सिर्फ x बस लिखो। ठीक, तो ये क्या है? खाली भाग। ये क्या कहलाएगा? पूरा भाग में से जितना भराया है उसको घटाएंगे तो क्या पता चलेगा? खाली भाग, मतलब इसके ऊपर में कितना खाली भाग है। तो ये खाली भाग है, लेकिन खाली भाग में कितना भर आता है उसकी मात्रा दे रखा है 50 लीटर, तो बराबर क्या लिखेंगे? 50। ठीक, तो यहाँ x की मात्रा हम फाइंड आउट करेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 पंचे 15, 150 लीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना है, और क्या ध्यान देना है उसके लिए मैं इसका ऑप्शन लिखूँगा। ठीक है, ऑप्शन 1 है 4.4/10, ऑप्शन 2 है 4.4/100, ऑप्शन नंबर 3 है 44/10, और ऑप्शन 4 है 44/100। ठीक,
देखो बच्चों, यदि हमें ये बोला जाता प्रतिशत को भिन्न में चेंज करो, ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते, 4.4 और प्रतिशत के बदले हम नीचे में लिख सकते थे 100। ठीक, तो ये चीज़ आप लोगों को सिखाया भी गया है, प्रतिशत को भिन्न में बदलो ऐसे बोला जाता। तो प्रतिशत के लिए नीचे में बटा 100 लिखते हैं और ये ऑप्शन 2 में मिल जा रहा है। तो कई बच्चे यहीं से ऑप्शन मिल गया कहकर उसको राइट कर देंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है। यहाँ पर 4.4% किसके समतुल्य है, ठीक, तो यहाँ समतुल्य बताने के लिए दशमलव को भिन्न में चेंज करना है। तो सिर्फ दशमलव को लेते हैं, प्रतिशत को नहीं। तो यहाँ से दशमलव हट जाएगा, यहाँ से दशमलव हट जाएगा, तो 4 लिखेंगे और दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 लिखकर हम नीचे 1 लिखेंगे। तो ये आंसर हमारा सही होगा, ठीक है, और ये ऑप्शन 3 में मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी है। तो इसके लिए ऑप्शन लिखना पड़ेगा। ऑप्शन 1 में दिया है 1/3, फिर 1/2 और 0.25। ऑप्शन 2 में दिया है 0.25 और 1/2 फिर 1/3। ऑप्शन 3 में दिया है 0.25 फिर 1/3 फिर 1/2 और ऑप्शन 4 में दिया है 1/2 1/3 0.25। ठीक है, तो देखो एक संख्या दशमलव में है तो बाकी के जो दो भिन्न है उसको भी दशमलव में चेंज कर दो। सभी में सेम यही नंबर है, बस उसका क्रम अलग अलग है। ठीक है, तो एक दशमलव में मिला है तो दो का भी आंसर दशमलव में निकालो। 1/3 0 टाइम पढ़ेंगे, माइनस करने पर 1, यहाँ दशमलव यहाँ पर 0, तो 3 3 जा 9, माइनस करने पर 1, फिर से 3 3 जा 9। ठीक, और 1/2 को डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। तो इसके पीछे कुछ नहीं, मतलब 0 है। ठीक, अब ध्यान दो, 0.25 0.33 0.50 बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा को लिखा जाता है, तो इन तीनों में सबसे छोटा ये है 0.25। इसके बाद छोटा कौन है, ये नंबर है। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन क्या है, 1/3 है। फिर लास्ट में से लिखेंगे 1/2। तो ये हमारा आंसर है। ढूंढो कौन से ऑप्शन में है, 3 में। ठीक, किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है तो वह संख्या कौन सी है। ठीक, देखो बच्चों, यहाँ पर वो संख्या कौन सी है हमें पता नहीं, तो उस संख्या को हम मानेंगे x, और x का 5/7 भाग निकालेंगे तो x का 5/7 भाग, फिर x का ही निकालेंगे, x का निकालेंगे 7/11 भाग। तो दोनों का जब अंतर मतलब घटाना, जब दोनों को घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 6। तो परिणाम 6 आ रहा है, तो 6 को बराबर के बाद लिखेंगे। ठीक, 5 का 1 से गुणा करने पर 5x ऐसे लिखते हैं बटा 7, माइनस 7 का 1 से गुणा 7x/11 बराबर 6। ठीक, अब भिन्नों को पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ बराबर 6 को रहने दो। ठीक, दो भिन्नों को घटा दो। तो सबसे पहले हरों का एलसीएम निकालेंगे, तो हरों का एलसीएम निकालेंगे 11 × 7 मतलब 77।
अब 7 से इसमें भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 का 5 से गुणा 55, 55x माइनस 11 से 77 में भाग करेंगे 7 आ जाएगा, 7 का 7 से गुणा करो 49, 49x बराबर 6। अब घटाएंगे, ठीक है। अब हम घटाएंगे तो 55x में 49x घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6x बचेगा, बराबर बटा 77 और बराबर के बाद में क्या आ जाएगा 6, ठीक। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और 6x नीचे आ जाएगा। तो ऊपर में हम लिखेंगे 77 इंटू 6 और नीचे में आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हम 6 से 6 को कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आया 77, आंसर आया हमारा 77, ठीक है। तो ये x कहाँ गया कहकर आप लोग सोच रहे हैं, तो x का वैल्यू हम निकाले हैं ना, यही नंबर है। यहाँ हमने उस संख्या को x माना था, तो x का मतलब ही क्या निकला 77, ठीक। हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं, देखो वह कौन से दो संख्या है जिसका अंतर, इसी का आप 5/7 निकालो और इसी संख्या का 7/11 भाग निकालो और दोनों का अंतर निकालोगे तो 6 आ गया, मतलब हमारा आंसर सही है, ठीक। तो 77 का यदि हम 5/7 भाग निकालेंगे तो आएगा 55 और 77 का ही 7/11 भाग निकालेंगे तो आएगा 49 और दोनों को घटा देंगे तो अंतर देखो 6 आ रहा है, ठीक। हमारा आंसर ये है ना, ये समझाने के लिए था। क्वेश्चन नंबर 23, 81 होल 2/7 इंटू 7 होल 5/9। तो ये मिश्र भिन्न में है, मिश्र भिन्न को पहले अनुचित में चेंज करेंगे। तो 7 का 7 लिखेंगे, इन दोनों का पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऊपर के नंबर को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 और 2 को इसमें जोड़ देंगे तो 569 हो जाएगा, 569 इंटू नीचे में 9 का 9, ठीक। अब 9 7 जा 63 और उसमें 5 ऐड कर देंगे तो 68 हो जाएगा, ठीक। अब ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से, तो नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा 63 और ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 38692, ठीक। अब नीचे का नंबर छोटा है ऊपर का बड़ा, तो इसका आंसर मिश्र भिन्न में भी दे देंगे, ठीक है। तो बहुत टाइम हो गया वीडियो बनाते बनाते, इसीलिए इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आप 614 बार पूरा पढ़ोगे और 10 बच जाएगा और 63 रिमाइंडर, सॉरी 10 रिमाइंडर हो जाएगा और 63 आपका डिवाइजर नंबर। वन निम्न को हमें सरल करना है, ठीक है। तो 1 होल 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये मिश्र भिन्न को सॉल्व करेंगे। तो नीचे में 24 का 24 का 1 से मल्टीप्लाई 24 और उसमें एक जोड़ देंगे तो 25। अब यहाँ से -1 को लेकर सॉल्व करेंगे और प्लस 7/36 को इसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसे हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ 25 का 25 लिखो नीचे में और नीचे में 24 का 24 लिखो, ठीक। अब 24 का यहाँ पर 1 से गुणा करो, ठीक है, इस तरफ से गुणा करो तो
24 से कम 24, तो 24 को ही इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक, तो ये 1/24 आया। ठीक है, 1/24 आया। अब इसी नंबर के साथ इस नंबर को जोड़ना है। वन बाई 24 प्लस 7/36। ठीक, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, किसका किसका, 24 और 36 का। तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 72। ठीक, तो 24 के पहाड़ा में 72 आएगा 3 बार में, 3 का 1 से गुणा 3 आया, प्लस 36 के पहाड़ा में 72 2 बार में, 2 का 7 से गुणा 14। तो दोनों को जोड़ देंगे, 17/72 आंसर। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। यहाँ किसी संख्या का पूछा है, तो संख्या कौन सा पता नहीं, उसको हम क्या मानेंगे, x, और x का निकालेंगे 2/3 भाग। ठीक है, x का 2/3 भाग 66 है। ठीक, तो किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है बोला है, तो इसको हम बराबर के बाद लिखेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को पहले गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, नीचे में 3 बराबर 66। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखो, और x की वैल्यू तो निकालेंगे तो सिर्फ नीचे में 2 लिखो। तो 2 से 66 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम में, 33 टाइम में, और 3 से फिर मल्टीप्लाई करो तो x का मतलब निकल कर आया 3 9 जा 9, फिर 3 3 जा 9, फिर से 3 3 जा 9, x का मतलब आया 99। ठीक, तो आंसर ये नहीं है। फिर क्या बोला, तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। तो अब x का निकालेंगे, x का 99 का, x का मतलब 99 आया है ना, तो 99 का अब हम निकालेंगे 9/11 पार्ट। तो 99 का 9/11 भाग, तो 11 से 99 डिवाइड हो जाएगा 9 बार में, तो 9 और यहाँ से बच गया 9, तो 9 9 जा 81, 81 कहलाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, दो भिन्न 2/5 तथा 3/4 का योग निम्नांकित रूप में ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है, भिन्न को जोड़ने पर जैसे 2-3 स्टेप होता है, पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, उस रूप में पूछा गया है। लेकिन आप इसका आंसर पूरा जोड़कर भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैं टेस्ट लूँगा तो पूरा जोड़ कर देना, 2/5 प्लस 3/4। ठीक, यदि हम इसके एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 पंचे 20 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, अब 5 से इसमें भाग करो तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, और 20 दूनी 40, प्लस 4 के पहाड़ा में ये कितने बार में डिवाइड होगा, 5, और 5 दिया 15, तो जोड़ दो, 40 और 15 कितना हो जाएगा, 55, 55/20। लोवेस्ट फॉर्म निकाल दो, दोनों 5 से डिवाइड है, ये 11 बार में और ये 4 बार में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, देखो जब 2 फ्रैक्शन होता है तो इसका एक ट्रिक भी होता है। तो आपके बुक में ना उसके ट्रिक को समझाया गया है कि 2 फ्रैक्शन को और किस प्रकार से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं, 2 फ्रैक्शन को और कैसे जोड़ते हैं। तो देखो यदि 2 फ्रैक्शन है तभी इस नियम को फॉलो करना। कैसे, ऊपर पहले फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर का नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो हम पहले फ्रैक्शन लाइन बनाएंगे, देखो ऊपर के 2 का मल्टीप्लाई नीचे के 4 से करेंगे, तो 2 इंटू हम 4 लिखेंगे ऊपर में, फिर प्लस का प्लस,
ठीक है, प्लस का प्लस, और फिर नीचे का 5 का मल्टीप्लाई ऊपर के 3 से करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3, और ऊपर में ही लिखना है। तो नीचे वाले नंबर का क्या होगा, तो नीचे वाले नंबर को हम फिर से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 4। ठीक, तो आपके बुक के अनुसार ऑप्शन में ये दिया है किस प्रकार से उसको निम्नांकित, यह जो भिन्न संख्या है उसे किस रूप में लिख सकते हैं, तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर योग पूछा जा रहा है, तो इसका भी आंसर अभी की तरह देंगे, 2/3 प्लस 5/7। ठीक, तो दो भिन्नों को कैसे शॉर्टकट में सॉल्व कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 2 इंटू 7 फिर प्लस, और 3 का मल्टीप्लाई 5 से, तो 3 इंटू 5, और नीचे का नीचे से, तो 3 इंटू 7। यही आपके बुक के ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो इसको यहीं तक समझाता हूँ, और बाकी आप लोग को सॉल्व करना है तो आगे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28, 4/14 में से कितना घटाने पर उत्तर 2/6 होगा। तो 5/14 में ये जो हमें प्राप्त नंबर है उसी को घटाना होगा 2/6 को, तो पता चलेगा कि इसी नंबर में कितना घटाने पर यह नंबर प्राप्त हुआ था। तो एलसीएम निकालेंगे, इसका लोवेस्ट फॉर्म भी हम निकाल सकते हैं, 5/14 माइनस इसका लोएस्ट फॉर्म निकल जाएगा 1/3। तो 14 दूनी 28, 14 42, एलसीएम आया 42, तो 14 के पाढ़ा में 42 आया 3 बार में, 3 पंचे 15, फिर माइनस 3 के पाढ़ा में 42 आ जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 14 बार में, तो आंसर आ जाएगा फाइनली 1/42 आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, 11/25, 11/27, 11/13, 11/19, इसका अवरोही क्रम पूछा जा रहा है। अवरोही क्रम मतलब बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, यदि अंश एक समान है तो जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, ये है सबसे बड़ा। अगले नंबर पर 11/19, फिर 11/25, फिर 11/27 आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर 40 हो जाता है, तो वह धन क्या है। तो वह धन कौन सा हमें पता नहीं, उसको हम x मानेंगे। अब x में 1/7 को जोड़ने की बात हो रहा है, तो प्लस 1/7 हो गया, तो इसको धन को हम x माने हैं, 1/7 जोड़ देंगे तो धन 40 हो जाएगा बोल रहा है, तो यहाँ 40 लिखेंगे। तो इसे मिश्र भिन्न की तरह हल करते हैं, 7 का 7 लिखो, 7 का 1 से मल्टीप्लाई 7x, 7x में 1x यहाँ जोड़ का चिन्ह इसलिए जोड़ देंगे तो 8x हो जाएगा, 8x बराबर 40। तो x का मतलब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर में लिखना, 7 गुणा 40 और नीचे में 8, तो x बराबर 8, 40 को भाग करेगा कितने बार में, 5 बार में, तो x का मतलब हुआ 35, x का मतलब हुआ 35। ठीक, तो अब जैसे आपको पता करना है कि 1/7 कितना है, तो 35 का निकालो 1/7, तो कितना आया, 5 रुपया। ठीक, अर्थात देखो यहाँ बोला था ना किसी धन का 1/7 जोड़ने पर 40 हो जाएगा, तो 1/7 का मतलब है 5, तो 35 में
देखो 35 में यदि हम 5 जोड़ेंगे तो 40 हो रहा है कि नहीं, हो गया। ठीक, यहाँ आंसर ये है ना, ये याद रखना।